गुड इवनिंग जी, नमस्ते। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्या जाना था। साथियों, हमने बताया था आपको कि किस प्रकार सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए दयानंद सरस्वती ने अपनी भूमिका अदा की, तथा इसके साथ साथ मैंने आपको राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती के बीच विषमता और समरूपता दोनों को बताने का प्रयास किए। हम ये भी बताएं कि वो दोनों विचारक जो थे बुद्धिवादी थे। दोनों का जो मानना था वो ये मानना था कि कर्मकांडी व्यवस्था, यज्ञ व्यवस्था, यह पुरोहितवादी व्यवस्था गलत है कहीं ना कहीं। फिर मैंने बताया कि राजा राममोहन राय पश्चिम और पूर्व दोनों की शिक्षाओं के सहयोग से ही भारत को आधुनिक बनाना चाहते हैं, जबकि दयानंद सरस्वती को देखिएगा तो एक तरफा बहाव जा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि पूर्व की शिक्षाओं के बल पर ही भारत को आधुनिक किया जाए। तो ये सारी बातें हैं जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तहत भारत को आधुनिक बनाने हेतु हमने बातें कर ली थी। आज जो हम लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के ही अंदर अगला जो पर्सनालिटी, आज की जो पर्सनालिटी जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो विवेकानंद हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। यहाँ से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी और अन्य प्रकार के वनडे एग्जाम में भी प्रश्न बनने की संभावना हमेशा प्रबल रहती है। तो इस वाले पोर्शन को, इस पर्सनालिटी को, दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन राय को, इन सब पर आप यदि फोकस्ड हैं तो प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, यहाँ से इतना तय मानिए। तो आइए हम लोग सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा पर्सनालिटी है वो है विवेकानंद। विवेकानंद को जानने से पहले जानते हैं कि इसकी शिक्षाएं क्या थी। ये एक ऐसा स्कॉलर था जो पूर्व की शिक्षा और पश्चिम की शिक्षा दोनों की शिक्षाओं से काफ़ी अवगत था। बहुत सारे यूरोपीय हिस्टोरियन थे, उन सबों से ये रूबारूब थे, उनकी विचारों को ये भी जानते थे। जो यूरोप कंट्रीज में मानवतावाद, स्वतंत्रतावाद, प्रौद्योगिकीवाद आदि का जो विकास हुआ, इसका प्रकोप स्वामी विवेकानंद पर बहुत ही ज़्यादा गहरी असर पड़ा है। तो आइए हम जानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद हैं वो समाज सुधारक आंदोलन में या समाज सुधार आंदोलन के एक रोचक व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। रोचक वर्ड लगा दिए तो कहीं ना कहीं उसकी जो महत्वाकांक्षा है बढ़ जाती है, उसका जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, बढ़ जाती है। तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के तहत स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही रोचक पर्सनालिटी है, जिसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। इन्होंने क्या वैसा रोचक तत्व एक्टिविटीज काम किया जिसके तहत हम इन्हें एक प्रोमिनेंट लीडर और प्रोमिनेंट विचारक, थिंकर के रूप में देखते हैं। तो आइए हम लोग इसकी निम्न बिंदुओं को जानते हैं। पहला जो इसका बिंदु जानेंगे, ये आध्यात्मिक शिक्षाओं को विश्व स्तर पर फैलाने का काम किया। यानी जो भी भारत का इथिकल एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन था, ये सब को विश्व स्तर पर फैलाने का काम किया, खास करके आध्यात्मिक शिक्षा जिसमें बौद्धिक चेतना का विकास होता हो। तो आपको इस बात को समझना होगा। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के कहने पर ही इन्होंने यह तय किया कि हम पूरे विश्व को, पूरे दुनिया में आध्यात्मिक शिक्षा का प्रसार करेंगे, और उसके लिए इन्होंने जीवन भर अपनी समर्थन और समर्पण करने का प्रयास किया। तो पहला पॉइंट इसके बारे में क्या जानने योग्य है कि आध्यात्मिक शिक्षाओं का विश्व स्तर पर ये फैलाने का काम किया। दूसरा जो पॉइंट जानेंगे वो ये जानेंगे कि पश्चिमीकरण, यानी पश्चिम और पूर्व दोनों के सहयोग से ही भारत को आधुनिक बनाने हेतु भारतीय समाज में विचलन कुरीतियों को खत्म करने हेतु पर बल देते हैं। यानी पश्चिम के ज्ञान विज्ञान पर बल देते हैं। क्या देते हैं? बल देते हैं कि पश्चिम के कुछ शिक्षाएं हैं जो अपनाने योग्य है, उसे स्वागत योग्य है, तो उसे ग्रहण करना चाहिए। तो
ये 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तीसरा आप देखिए कि आध्यात्मिक समाजवाद का सहयोग जगत कल्याण के हेतु उपयोगी है। इनका मानना है कि आध्यात्मिक समाजवाद यानी समाजवाद क्या है, जिसमें गरीब और अमीर की जो दूरी है वो ना रहे। तो ये बता रहे हैं कि ये जो गरीब और अमीर के बीच इतना खाई आ गया है, इनका भरपाई तब होगा जब अमीर व्यक्ति है वो अपने आप को, जो पूंजीपति कहता है, उसके अंदर जब आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा तो वो स्वयं समाजवाद के संलग्न में आकर फिर अपने संसाधनों को, जो उन्होंने धन अर्जित किया है, उसको लोगों में विभक्त कर दें। तो वही बताया कि आध्यात्मिक समाजवाद का सहयोग जगत कल्याण के लिए उपयोगी है, यानी जन कल्याण के लिए उपयोगी है। ये 3 पॉइंट हो गया। 4 आप देखें तो इनका जो धार्मिक दृष्टि था वो सह अस्तित्ववादी था। धार्मिक दृष्टि का मतलब ये सभी धर्मों को सह अस्तित्व के आधार पर देखते थे। इनका यह मानना था कि जितना भी धर्म है वो सारे धर्म विभिन्न दृष्टिकोण के लोग सह अस्तित्व के सौहार्द के पूर्ण सहयोग से रह सकते हैं। लेकिन उनका जो शिक्षा होना चाहिए उसके अंदर वो शिक्षा हो जिससे उन्होंने जो व्यवस्थाएं में रहता आया है उसको पर प्रश्न चिन्ह लगाकर उससे मूल्यांकन करने का काम करे। तो सह अस्तित्ववादी इनका शिक्षा था। इनका मानना था कि जितना भी व्यक्ति है जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब आप आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आप निर्द्वंद, निर्भीक और निसहयोग होकर चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। आप शोषणात्मक बुराइयों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि आध्यात्मिक शिक्षा जब आप ग्रहण करेंगे तो निर्द्वंद, निर्भीक और सादगीपूर्ण आप जीवन जिएंगे, जिसके कारण शोषणात्मक गतिविधियों पर आपकी आवाज़ें उठना शुरू हो जाएगी। ऐसा किनका मानना है? विवेकानंद का। मैं हर एक पर्सनालिटी को आपके सामने रख रहा हूँ और बहुत ही डिटेल से रख रहा हूँ। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, इन पर्सनालिटियों के ऊपर यदि प्रश्न आता है तो आपसे बाहर नहीं जाएगा, ये तो पक्की बात है। तो ये 4 हो गए। 5वां देखिए कि भारत के केंद्रीय स्थान राष्ट्रवाद के केंद्रीय स्थान पर रखा। चौथा मैंने आपको क्या बताया, इनका धार्मिक दृष्टिकोण सह अस्तित्ववादी था। और फिर इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवाद को ऑल ओवर सारा कार्य किया, लेकिन जो राष्ट्रवाद की भावना होती है उसको अपने मूल केंद्र में रखा। राष्ट्रवाद की भावना को विवेकानंद ने अपने मूल केंद्र में रखा। राष्ट्रवाद क्या होता है, मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया कि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान राष्ट्र के रूप में देखे और राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु अपना जीवन समर्पित कर दे, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आप एग्जाम्पल में भगत सिंह के लीजिए, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ये जितने भी क्रांतिकारी थे कहीं ना कहीं देश के हित के हेतु अपने पूरी जीवन को लगा दिए। तो आपको इस चीज़ को समझना है। अब देखिए यहाँ पे विवेकानंद एक आध्यात्मिक नेता था और इनका जो गुरु कौन थे, आपको मैंने बताया कि विवेकानंद एक आध्यात्मिक नेता थे। इनका गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के आदेश पर विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार हेतु, उसी ज्ञान के प्रसार हेतु आगे बढ़ते रहे। इनका मानना था कि दुनिया अलग अलग दृष्टि के लोगों को एक साथ, इनका क्या मानना था कि दुनिया के सभी लोग जो अलग अलग दृष्टि के भी हैं वो एक साथ सौहार्द और सहयोग पूर्वक रह सकते हैं। बस व्यक्ति में शिक्षा देना होगा। और वो कैसा शिक्षा होना चाहिए? शिक्षा वैसा देना होगा जो आध्यात्मिक शिक्षा हो। आप एकेडमिक शिक्षा दीजिए, लेकिन एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए, जिससे उसको निर्द्वंद और निर्भीक होकर सादगीपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करे। शोषण के प्रति उसके अंदर ये मनोबल
प्रबल हो कि अत्याचारों के प्रति ये बोल पाए। तो ये शिक्षाएं कौन बता रहे हैं? स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं। आगे देखते हैं कि फिर आगे देखिए, अपने धन सामर्थ्य का उपयोग, जितना भी इसके पास धन है, ये कह रहे हैं कि आपके पास यदि धन है तो आप धन को और जो सामर्थ्य है उसका उपयोग आप वंचितों के, जो गरीब हैं, जिसके पास खाने को नहीं है, जो पिछड़ा है, उन लोगों को, वंचितों को भलाई में लगाइए। तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम पापी हो, ऐसा किनका मानना है? स्वामी विवेकानंद जी ये सारी बातें बता रहे हैं। इसी आधार पर देखिएगा, जो आध्यात्मिक और समाजवादी का जो समावेशन है विवेकानंद के विचारों में, इनकी बातों में, उसी के आधार पर कुछ यूरोपीय हिस्टोरियन है जो इनको आध्यात्मिक समाजवादी के विचारक कहते हैं। समाजवादी के विचारक कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समाजवाद का मतलब क्या था? समाजवाद भी इसी पैटर्न पर काम करता था। कुछ लोग जैसे समाजवाद में देखिएगा कि कार्ल मार्क्स जैसे लोग कहते हैं कि क्रांति कर देंगे, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और पूंजीपतियों के प्रति हम लोग क्रांति कर देते हैं। और दूसरा धारा है जो वो कहता है कि हम राजनीतिक गतिविधियां के द्वारा धीरे धीरे समाजवाद में समरूपता लाएंगे। तो ये समाजवाद के तहत दो विचारधारा चल रही है। जो एक विचारधारा कहती है कि हम पूंजीपतियों के प्रति पुरजोर क्रांति करेंगे, जिसमें कार्ल मार्क्स का नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय आता है। ये कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और क्रांति कर देते हैं पूंजीपतियों के प्रति। और दूसरी धारा है जो वो कहता है कि हम पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करते करते धीरे धीरे हम समाजवाद में समरूपता और पूंजीपति और समाजवादियों के बीच सह अस्तित्व लाएंगे। तो ये विचारधाराएं हैं जो आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए कुछ हिस्टोरियन, यूरोपीय हिस्टोरियन इनको मतलब विवेकानंद को कह देते हैं कि आध्यात्मिक समाजवादी का विचारक थे। फिर देखिएगा, उन्होंने नैतिक शिक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा हेतु उपनिषद को आप अडॉप्ट कीजिए। उपनिषद में जो कि एक ग्रंथ है, उसमें अच्छी अपनाने योग्य मूल्य सिद्धांत बातें दी गई है, नैतिक शिक्षाएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी बल दे रहे हैं कि नैतिक शिक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास के कुछ शिक्षा दिया जाए, जिससे लोग अपनी ज़रूरत और भूख मुक्त हो चुके या हो पाए, ऐसा विचार है, ताकि आर्थिक ज़रूरत और भूख मुक्त हो पाए। तो ये इनकी क्या है? मूल शिक्षाएं हैं। आगे देखिएगा तो आपको स्पष्ट होगा कि विवेकानंद के ऊपर समन्वयवादी दृष्टि नज़रिया आती है। समन्वयवादी यानी विवेकानंद सभी धर्मों को सम्मान करते हैं और सभी को एक समान देखते हुए समन्वय का दृष्टि नज़र डालते हैं। उसी के तहत आप देखिएगा कि आर्थिक विकास के साथ आध्यात्मिक का मार्गदर्शन होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आर्थिक विकास हो, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक को भी ज्ञान होना चाहिए। पूर्व और पश्चिम के बीच लेन देन होना चाहिए। विवेकानंद का ये स्टेटमेंट है कि हम पश्चिम से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, जो साइंस डेवलप हो रहा है, उसको ग्रहण करेंगे, और जो हमारे पूर्व की शिक्षाएं हैं, जो नैतिक शिक्षा है, मूल्य शिक्षा है, उसको हम देंगे। तो पूर्व और पश्चिम दोनों के शिक्षाओं के सहयोग से ही भारत को आधुनिक हेतु और सोशल रिफॉर्म करने हेतु ये बना रहे हैं। आगे देखिए, पूंजीवादों में आध्यात्मिक तरीके से समाजवाद का विचार डालने का काम किया। यानी जो विवेकानंद है वो यह कह रहे हैं कि जितना भी पूंजीवाद है वो समाजवाद में रह रहे व्यक्तियों को, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, उन्हें भाई समझे। और चूंकि ऐसा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान स्वामी विवेकानंद पूंजीपतियों में दे रहे हैं, यदि उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान आए और उसको लगे कि इतना सारा पैसा, इतना सारा इंडस्ट्रीज रख के मैं क्या करूँगा, तो ऐसे में विवेकानंद की बात
को फिर सार्थक हो जाएगा और फिर समाज में समरूपता, समाजवाद और पूंजीवाद के बीच समरूपता आ सकती है। आगे सभी धर्मों का सह अस्तित्व था, यानी स्वामी विवेकानंद का मानना है कि सभी धर्म सह अस्तित्व के साथ एग्जिस्टेंस कर सकती है। सभी धर्म बहुत ही अच्छा पूर्वक समरूपता के साथ एक साथ रह सकती है। इसीलिए इन्होंने कह रहे हैं कि सभी धर्मों का सह अस्तित्व, यानी स्वयं विवेकानंद सभी धर्मों का सह अस्तित्व बता रहे हैं। विशेष तौर पर अब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब स्वयं विवेकानंद से लोगों ने पूछा कि आप गौतम बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं, तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि गौतम बुद्ध तो करुणा के सागर हैं। अगर हमें उनके शिष्य बनने का भी सौभाग्य मिलता तो मैं अपने आप को ऋणी समझता। फिर लोग पूछते हैं कि आप ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, तो विवेकानंद ने बहुत ही विनम्र प्रभाव से बोले कि मानवीय सेवा का प्रतिमूर्त ईसा मसीह का जन्म जिस नाजरत भूमि पर हुई है, उस भूमि को स्वर्ग आप कह सकते हैं। तो ये सारी ऑल ओवर इनकी थिंकिंग है, ये किन्हीं को भी अच्छा और बुरा कह ही नहीं रहे हैं। फिर देखिए, लोगों से अपील किया कि अगर आपके आसपास विकृति नज़र आती है तो आप उसका विरोध कीजिए। यानी स्वयं विवेकानंद जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आगे देखिए, निर्भीक होकर विरोध कीजिए। आगे इसी कड़ी में आपको नजर आएगा कि राष्ट्रवाद के तहत उनका क्या योगदान था, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय हेतु इसका क्या स्टैंड था, उसके बारे में आप जानिए। तो ये जाति प्रथा, लिंग भेद खत्म आदि करने पर बल देते थे कि समाज से जाति प्रथा, लिंग भेदभाव खत्म हो और एक समरूप समाज की स्थापना हो। सभी धर्मों का सौहार्द पर बल देते थे, यानी सभी धर्मों पर जो विवेकानंद थे वो सभी धर्मों पर सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का बल देते थे। स्वामी विवेकानंद का यही स्टेटमेंट था कि सभी धर्मों पर सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व पर बल देते थे। इनसे एक बार लोगों ने पूछा कि विवेकानंद जी, आप गौतम बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं। इन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से बोला कि गौतम बुद्ध तो करुणा के सागर हैं। अगर मुझे उनके शिष्य बनने का भी मौका मिलता, सौभाग्य मिलता, तो मैं अपने आप को बहुत ऋणी समझता। फिर लोगों ने पूछा कि आप ईसा मसीह के बारे में क्या सोचते हैं, तो इन्होंने वही विनम्र भाव से बोला कि ईसा मसीह मानवीय सेवा का उस प्रतिमूर्त का नाम है कि जिस नाजरत भूमि पर इनका जन्म हुआ है वो स्वर्ग हो गया है। तो फिर इसी कड़ी में लोग ने पूछ दिया कि आप इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, तो इन्होंने बहुत ही स्वभाव से बोला कि सौहार्दपूर्ण, भाईचारे के साथ, मेल मिलाव के साथ, एक नियम के अकॉर्डिंग जिस तरह से इस्लाम सिखाता है जीने का, ऐसा कोई विश्व में धर्म नहीं सिखाता है। तो विवेकानंद का जो इंटरप्रिटेशन है, इनका जो सोचने का नज़रिया है, वो किसी को गलत सही कह ही नहीं रहे हैं। वो तर्क दे रहे हैं कि सभी बीजों में संभावनाएं होती है कि वो पेड़ पौधा उत्पन्न कर दे, और सभी नदियां जो होती है समुद्र के ओर जाके मिल जाती है। यानी लोग ने ठीक ही कहा है कि विवेकानंद की आंखें इतनी अच्छी थी कि इसने जिसको देखा, जब देखा, अच्छा ही देखा। तो आप सोचिए कि इसका क्या नज़रिया है, ये क्या मानव है। बहुत ही इनका अच्छा स्वभाव और नेक सोच है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया। आगे देखिए कि विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और प्रतिष्ठा कायम किया। इनका आपको याद होगा कि जब
शिकागो धर्म सम्मेलन में, शिकागो धर्म सभा में 1893 में जब शिकागो में धर्म सभा हुआ, उसमें इन्होंने बहुत ही स्टेटमेंट दिया कि किसी का धर्म अच्छा और बुरा नहीं है, सबका धर्म एक समान है। वहाँ के लोगों को रूबारूब कर दिया इन्होंने अपने बातों से। तो विश्व स्तर पर भारतीय संस्कृति और भारतीय प्रतिष्ठा को प्रबल से प्रसार किया, स्थापित किया, जिसके कारण इंडियन नेशनल मूवमेंट को मनोबल मिला। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट को मनोबल मिला कैसे? क्योंकि लोगों के अंदर ये भावनाएं आई कि हमारा अतीत, हमारा प्राचीन बहुत गौरवशील और प्रगतिशील था। तो इस तरह से आगे विवेकानंद पहली बार भारत माता को जगदम्बा कहा, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना। भारत माता को लोगों के सामने यह कहा कि भारत माता ही जगदम्बा है, और यदि भारत माता पर कोई अटैक करता है तो यानी हमारे माताएं बहनों पर अटैक करता है। ऐसे में भारत माता को रक्षा करना ये हमारी नैतिक कर्तव्य और जिम्मेवारी बनती है। आगे देखिएगा कि भारतीयों से अपील किया कि अगले 20 साल या 50 साल, आप जो भी कह दीजिए, अगले 50 साल आप भारत माता के नाम कर दो, क्योंकि भारत माता ही सबसे बड़ी मंदिर है और भारत माता ही सबसे बड़ी देवी है। तो इनका सोच आप देखिएगा तो बहुत ही गौरवशील और गौरवमान है। बहुत नेता थे, भारतीय नेता, जो इनके अनुयायी थी या इनसे प्रेरित थे, जैसे में सिस्टर निवेदिता और भूपेंद्र, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, नेहरू, अन्य लोग भी थे जो इनसे प्रभावित थे। तो ये पर्सनालिटी हम लोग आज पढ़ लिए किसके बारे में? विवेकानंद के बारे में। तो पर्सनालिटी यानी फ्रेम बनाया तो मैंने, तो आपको याद होगा कि सुधारक एक ऑप्शन था, और सुधारक में जितना भी रिफॉर्मर मेन थे उनको जानने का प्रयास किया। उसी कड़ी में विवेकानंद को चर्चा किया। अब देखिए कि गौतम बुद्ध, ये आपको मैंने बता दिया। सुधार, समाज सुधार का जो स्वरूप था वो क्या था? कुछ लोग, बहुत लोग उस समय के थे कि पश्चिम और पूर्व करते थे कि पश्चिम की शिक्षा लेंगे या पूर्व की शिक्षा लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग को देखिएगा तो उन्होंने पश्चिम और पूर्व दोनों शिक्षाओं के सहयोग से ही भारत में समाज सुधार और भारत को आधुनिक बनाने हेतु प्रयास किया। स्वरूप में आगे क्या देख रहे हैं कि इनका जो शिक्षा था बुद्धिवादी था, जिसमें मानवतावाद, समानतावाद आदि पर बल दिया गया। ज्ञान मार्गी था, राष्ट्रवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग चल रहा था, और कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण का भी बढ़ावा मिला, और जिसके कारण बहुत सारे लोग थे उस समय के जो संस्कृति के अकॉर्डिंग अपने क्षेत्र के, अपने जाति के, अपने धर्म के, अपने समुदाय के लोगों को ही आगे बढ़ाने हेतु प्रयास कर रहे थे। हालांकि ये कामयाबी नहीं हुई। अब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का प्रभाव देखिए। तो प्रभाव के अकॉर्डिंग आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। प्रभाव के अकॉर्डिंग देखिएगा तो क्षेत्रीय देसी भाषा का विकास हुआ। अब क्षेत्रीय देसी भाषा का विकास कैसे हुआ? आप जाएंगे किसी के पास इंटरेक्ट करने, तो जहाँ के भाषाएं हैं उस गांव में जाएंगे तो वहाँ के स्थानीय भाषा आपको सीखना होगा, तभी तो आप किसी के साथ तालमेल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्षेत्रीय भाषा सीखना होगा, जिससे क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ। सोशल रिफॉर्म हुआ, मैं बोल रहा हूँ प्रभाव में। समाज सुधार एवं नैतिक आदर्श की स्थापना हुई। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रवादी भावना आदि को मजबूती मिला। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट इन सब के रास्ते कामयाब हुआ, और फिर अंतःगतवा यह हुआ कि भारत में बहुत ज़्यादा स्तर पर सोशल रिफॉर्म हुए, और प्राचीन मान्यताएं जो भी थी, हर धर्म में जो भी कर्मकांडी आदि व्यवस्थाएं थी, चमत्कारी आदि, सबको रिफॉर्मरों ने बहुत हद तक सुधारने का प्रयास किया। हालांकि इनके उम्मीदों के तहत उतना उपलब्धि हासिल नहीं हुई, लेकिन एक तो ऑप्शन मिल ही गया जो इस तरह से जा रहा था, फिर वो तो यहीं इस तरह से रुक गया, तो एक ऑप्शन तो मिला आपको ने। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। हमने आज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। थोड़ी बहुत बचेगी तो अगले कक्षा में मैं चर्चा कर दूंगा। अब हमारी मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत।